सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंचे हैं दनौदा में, और दनौदा में जो जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हैं उनके समर्थन में यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं काफ़ी दिन से। तो मतलब इनसे बात करेंगे। आज काला दिवस भी मनाया जा रहा है और यहाँ पर मौजूद है किसान नेता सुरेश कोथ, तो उनसे बात करते हैं। राम राम ताऊ। राम राम भाई, राम राम। तो ताऊ कई दिन तक बैठे हो? भाई मैं तो आज आया हूँ उनकी सपोर्ट में। बिना एन खाप वाले बैठे हैं। अच्छा, देखिए, आंदोलनों की प्रकृति अलग अलग होती है। हम किसान संगठन चलाने वाले लोग आर्थिक लेवल के आंदोलन लड़ते हैं। अगर फसल मारी गई मुआवजा दिलवा दिया, किसी जगह भूमि अधिग्रहण ने भाव बढ़वा दिया, सीधा। एक होता है सामाजिक आंदोलन। ये मुद्दा सामाजिक है, इसलिए इसमें ज़्यादातर खापें बैठी हैं और खापों की अध्यक्षता में ही वो होता है। एक होता है राजनीतिक, वो सोचते हैं भाई यूँ कुर्सी तट है तो कबाव है, वो उनका अलग। ये इसलिए अलग अलग प्रकृतियों के अनुसार ये आंदोलन सामाजिक आंदोलन है। ये जो धरना है ये बिनैन खाप की अध्यक्षता में धरना लगा। दनौदा गांव में हम बैठे हैं। रही बात इसकी, आज ये छठे दिन, रही बात है इस मुद्दे की। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जब ये लड़कियां या हमारे खिलाड़ी मेडल लेकर के आए अपने प्रचार के लिए, पूरा का पूरा सरकारी तंत्र इनको सिरांकों पर बिठाता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी चाय पर बुलाते हैं और पूरा देश नाचता है, गाता है, बम बजाते हैं। इनका स्वागत बड़े तरीके से होता है। उस समय ये ना किसी जाति के होते ना किसी धर्म के होते। उस समय अपना खुद का प्रचार करने के लिए लोग इनको तिरंगा हाथों में लेकर के इनका स्वागत करते हैं। मगर जब ये उस एक फेडरेशन की बेकायदगी उजागर करते हैं, उस फेडरेशन के अध्यक्ष जो हमारी बेटियों के साथ यौन शोषण करता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो इनके आंदोलन को बदनाम करने के लिए जाति का, धर्म का टैग लगा देते हैं। दुर्भाग्य है इस देश के अंदर उस पार्टी का शासन है जिस पार्टी का जन्म आरएसएस से हुआ। आरएसएस एक जाति का संगठन है। एक अपवाद को छोड़ करके उनका अध्यक्ष कोई भी अलग जाति से नहीं हो सकता, एक ही जाति से होता है, यानी वो जातिवादी संगठन है। धार्मिक नारे लगा करके देश को तोड़ना उनका काम है। बड़े जहरीले संगठन चलाता है। और ये बीजेपी और आरएसएस का कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कितना बड़ा बलात्कारी हो, कितना बड़ा गुंडा हो, ये बड़ा बेशर्मी से उसका बचाव करते हैं। इनके बड़े बड़े उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। कुलदीप सेंगर इनकी पार्टी का था, बलात्कार कराया और जो गवाह बने सारा का सारा परिवार मरवा दिया। चिमन्यानंद होता था, बहुत बड़ा देश का गृह राज्य मंत्री होता था, वो इनकी पार्टी का था। आसाराम बापू जो जिसको सभी बापू कहते थे, वो इनके से संबंधित था। एक अड़ा अपने सिरसा में भी इनका पिताजी होया करता, राम रहीम। अभी संदीप सिंह हमारे स्टेट में मंत्री है हरियाणा के अंदर। कितना नाम लो, अगर इनके सांसद जितने बन रहे, इनके 303 सांसद हैं इस देश के अंदर इनके, और दूसरी पार्टियों के भी सांसद हैं। सबके आप रिकॉर्ड चेक करिए किस पार्टी के सांसदों के ऊपर सबसे ज़्यादा संगीन आरोप है, और आप परसेंटेज निकालिए। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट लोगों की पार्टी बीजेपी है, सबसे ज़्यादा गंदे विचारधारा की पार्टी बीजेपी है। यहाँ तक कि उस संगठन को पूजा जाता है। सबसे पहले देश आज़ाद होने से पहले टू नेशन थ्योरी, जिसमें देश का हमारा बंटवारा हुआ, 3 देश बने आज, वो देने वाला सावरकर था। देश के विभाजन में उसका जिन्ना से भी ज़्यादा रोल था। 2 ही व्यक्ति जिम्मेवार थे इस देश का बंटवारा का, एक मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा सावरकर। ये आज भी उसी लाइन पे चल के, जबकि हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक विचार हमारे आज़ादी के दीवानों ने किया था कि इसको सेकुलर स्टेट बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहेंगे, गुलदस्ता बन के रहेंगे। हमारा जो दलित पीड़ित समाज है, जो मुख्य धारा से पीछे रह गया, उनका सहारा बनेंगे। बहन बेटियों को आगे लाने पे काम करेंगे। हमारे जो आदिवासी भाई हैं
उनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे, ये सपने देखे गए थे। मगर ये लोग हर रोज धार्मिक नारे लगा करके जो हमारा मिनोरिटी के भाई हैं उनको भयभीत करते हैं। अगर कोई महिला के साथ ये गंदी हरकत करते हैं, वो महिला बोलती है, उसको कोई और टैग लगा कर जाति धर्म का उसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये देश को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश है और हम इस देश को टूटने नहीं देंगे। पहली बात, ये कितना भी ताकत लगा लो, हाँ, क्योंकि ये देश की आत्मा संविधान में बसती है। इस देश के अंदर संविधान के तहत शासन किया जाएगा। अगर ये चाहें ये देश तानाशाही की तरफ ये ले जाने की, तो ये देश तानाशाही बर्दाश्त नहीं करता। इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने कोशिश कर ली देश के ऊपर तानाशाही थोपने की, मगर 2 साल के अंदर ही मुंह की खानी पड़ी थी। तो देखो न्यू भी कहा जा है कि मतलब उस टाइम पे खड़े थी जिस टाइम पे मतलब ये शोषण किया गया। ईब क्यों हो? जब एक बात बताओ, जब ईब ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं, लोग जाने हैं, नाम भी है, फेम भी है, सारी चीज़ है, आज नहीं कार्रवाई हुई तो उस टाइम पे कड़ा कार्रवाई हुई थी। ये बहुत छोटे दिमाग के लोगों की बात है। सबसे पहले तो जो लोग ये सवाल उठाते हैं उनको समझ लेना चाहिए, ये उस समाज की बेटी है जिस समाज के अंदर बहुत शर्पे को पानी डाले जब बहन बेटी इस बात को उजागर करती है, वरना छोटी मोटी हरकत को इग्नोर करके सचेत तो हो जाती है। अगर किसी का मन में कोई गलत बात आएगी, वो लड़की सचेत तो हो जाएगी कि इसकी नीयत खराब है तेरे प्रति, मगर वो छोटी मोटी हरकत को इग्नोर करती हैं। वो सोचती हैं ये बड़ा मामला है, इज्जत बेइज्जती से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें कत्ल हो जाएंगे, इसलिए वो चीज़ वो दबा जाती हैं हमारे बहन बेटियाँ। पहली बात ही, और जब पानी सर के ऊपर को चला जावे तब ही बोलती है। एक बात। दूसरी बात, कितना वो मानो हो, 2012 से पहले तो हमारे यहाँ कुश्ती में महिलाएं थी ही नहीं। कितना पुराना मामला मानना है, 8-9 साल तो ये आदमी बैठा है। फिर उस समय किसी लड़की के साथ को घटना हुई, उनने खिलाड़ियों से थोड़ा बहुत जिक्र किया, किसी ने नहीं किया। मगर अब जब आवाज़ किसी ने उठाई तो वो सारी की सारी वो लड़कियां कहने लगी मेरे साथ भी हो, अब मेरे साथ भी हो। 7 लड़कियां निकले। शुरू मामला 1-2 का ही आया था। आज से 3 महीने पहले जब यह आवाज़ उठाई गई तो उस समय प्रधानमंत्री ने फिर झूठ क्यों बोली आपको न्याय मिलेगा? उस समय नहीं कहा आप तो पुराना मामला ले रही हो। उस समय अगर उन्होंने न्याय की बात करी तो आज न्याय क्यों नहीं दे रहे? 3 महीने के बाद देखिए, इस देश के अंदर अलग कानून है क्या? कोई गरीब के ऊपर अगर पोस्को एक्ट लग जाता है, पुलिस घर में आती है, अगर वो घर में नहीं मिलता तो उसके माँ बाप को उठा के ले जाती है। मगर वो सरेआम घूम रहा है, पोस्को एक्ट लगा वो सरेआम घूम रहा है। 3 महीने से वो बच्चियां सड़कों पर है, वो टीवी में बयान दे रहा है। इससे बड़ी बेशर्मी हो सकती है क्या? फिर क्या जरूरत थी भाई आपको चाय पर बुलाने की? क्या जरूरत थी अपनी पब्लिसिटी करने की? ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे गंदे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, जिनका कोई जबान का नहीं है, जिनका कोई नैतिकता नहीं है। कभी हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय के नेता इतने नैतिकता से लीन होते थे, अगर किसी के ऊपर ब्लेम झूठा भी आ जाता था तुरंत इस्तीफा देते थे और इंक्वायरी में पाक साफ नहीं होते तब तक वो मुख्य धारा की राजनीति में नहीं आते थे। एक छोटी सी घटना हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री हमारे रेलवे मंत्री थे, एक रेलवे एक्सीडेंट हो गया, तब तो हमारे देश में इतना तंत्र भी नहीं था, रेल मंत्रालय छोड़ दिया। नेहरू जी कहने लगे शास्त्री जी आप किस तरह अपने आप को दोषी मानते हो? किसी गार्ड ने झंडी नहीं दिखाई होगी, उसको सस्पेंड कर देंगे उसको। वो कहता नहीं, ये प्रशासन मेरे अंडर है, अगर किसी व्यक्ति की जान जाती है उसका दोषी मैं हूं। उस समय इतनी नैतिकता होती थी। आज पोस्को एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है और सारी सरकार आज उसको कहते हैं इंक्वायरी तो होने दीजिए। अरे मेरे भाई, इंक्वायरी हो जाएगी, पाक साफ अगर निकला है तो इसने पद पर फिर बैठा उसको हो, अभी तो हटाइए। कितना बड़ा इनके ऊपर ऑफेंस लग गया है, इनको इस्तीफा दिलवाइए, इनको इंक्वायरी फेस करने दीजिए। आज इसको अगर इतनी ताकत दोगे कि यह इंक्वायरी को प्रभावित करे तो सीधा सा सबको पता चलेगा इसको बचाना चाहते हैं।
अगर आज ये फेडरेशन पे है तो सीधी सीधी बात है, इंक्वायरी को प्रभावित करेगा, क्योंकि वो बच्चे खेलना चाहते हैं, वो फेडरेशन का अध्यक्ष है, वो उसको कहीं ट्रायल नहीं देने देगा बच्चों को। अगर कोई गवाही देगा वो उन बच्चों को खेल में हिस्सा नहीं लेने देगा। आप इसका इस्तीफा लीजिए, फिर ही फेर इंक्वायरी होने दीजिए, पाक साफ है तो बाद में आ जाएगा। कल बहुत बड़ा बयान दिया इन लड़कियों ने।